नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। भागलपुर में गंगा में नाव पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाव पर सवार थे 100 लोग। राहत और बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आई है। ये बड़ी खबर, जहां भागलपुर में गंगा में एक नाव पलट गई। नाव में 100 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 की हालत गंभीर बताई जा रही। ये बड़ी खबर सामने आई है बिहार से। बड़ा हादसा हुआ है। गंगा में एक नाव पलट गई और नाव में 100 लोग जो है वो सवार थे और जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्यों में टीम जुटी हुई है। लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बिहार के भागलपुर में यह हादसा हुआ है, जहां गंगा में एक नाव पलट गई है। नाव में यह बताया जा रहा है कि 100 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की अभी तक मौत की खबर सामने आई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से सामने आई भागलपुर में यह हादसा हुआ है। गंगा में नाव पलट गई है। नाव में सवार थे 100 लोग, जिनमें से 5 लोगों की फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है, और जबकि यह भी बताया जा रहा है कि 15 लोगों की हालत गंभीर है। राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। वहां पर मौके पर काफी भीड़ भी जुटी हुई है। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, यह बड़ा हादसा, 100 लोग सवार थे एक नाव में, नाव पलट गई। नाव पलटने के क्या कुछ कारण रहे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या वजह रही नाव पलट गई और कितने लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है अभी तक? जी, आपको बता दें कि लगभग 100 से लेकर के 150 लोगों की बातें सामने में आ रहा है कि इस नाव पर सवार थे, और करीबन 30 लोगों को अभी तक बाहर निकालने की बातें कही जा रही है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है। सबसे अहम बात है कि उस हादसे में लगभग 5 लोगों की शव को निकाला गया है। और इन तमाम बिंदुओं पर अगर बातें करें तो किसी भी तरह का सरकार की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आप वहां पर दिखाई नहीं दिया। जो सरकार ने एक गाइडलाइन बनाया था कि किसी भी तरह के जो भी रजिस्टर्ड नाव होंगे उसी नाव पर लोग सवारी करेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों पर नहीं देखा गया। खास करके भागलपुर के नवगछिया में ये घटना घटी। गोपालपुर की घाट है जहां पर ये घटना घटी है। जी, क्या कुछ कमी बताई जा रही है? किस वजह से ये जो नाव है वो पलटी है? देखिए, सबसे अहम बातें हैं कि नाव में जितनी व्यक्तियों की बात कही जा रही है, लगभग 100 से लेकर के 150 व्यक्तियों की बातें कही जा रही है, उसमें भार अत्यधिक होने के कारण ये घटना घटी है, जहां पर इस तरह की बातें सामने में आ रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई थी वहां पे, तो वहां बताया गया कि 80 लोगों को लगभग निकाल लिया गया है, और अभी भी लगभग वहां पर 20 से लेकर के 70 व्यक्तियों के बीच में बात आ रही है कि अभी भी वहां पे फंसे होने की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार प्रयासरत है और तमाम जगहों पे खोजबीन जारी करके रखे हुए हैं। जी, ये इतनी बड़ी संख्या में ये लोग जा कहाँ रहे थे मिथिलेश? खास करके बिहार में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का दंश है। मजदूर तबके के लोग थे जो दूसरे स्थलों पे जाकर के अपनी कार्य करते हैं, तो एक बड़ी संख्या में रोजाना की ये घटनाएं घटती, रोजाना ये इस तरीके के ये लोग इस पार से उस पार जाया करते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आज की जो घटनाएं घटेगी ये इस तरह की घटनाएं घट जाएगी। तो ये प्रतिदिन की कहानी है। रोजाना नाव से उस पार जाकर के अपनी कामगार लोग कार्य करने के लिए जाते हैं और दिन भर कार्य करने के बाद में वापसी लौटते हैं। तो चूंकि जल्दबाजी होती है कि अगर हम पहले चले जाएंगे जी, तो हमें मजदूरी मिल जाएगी, अन्यथा बिल्कुल। फिर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो इसी जल्दबाजी में एक नाव पर कई लोग सवार हो गए थे, तो घटना घट गई है। जी, बिल्कुल मिथिलेश, बड़ी संख्या में वहां पर आसपास जो है वो लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, इस घटना में कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। जी मिथिलेश। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक 80 लोगों की में बात आई है। पहले 30 था, फिर उसके बाद करंट अभी आप बता दूं कि 80 लोगों की वापसी, सकुशल वापसी की बातें कही जा रही है, जिनमें से 5 की मौत के बारे में कही जा रही है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से स्थानीय लोग हैं जो सवार थे, उन सारे लोगों की अगर बातों को माने तो लगभग 100 से लेकर के 150 व्यक्तियों की बात कही जा रही है। तो अभी भी 20, अगर 100 की माने तो 20 लोग अभी भी फंसे होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से कही जा रही है कि 20 से लेकर के 70 के बीच में लोग मौजूद है, तो अभी भी किसी भी तरह का बड़े हादसे की सुनने की कहानी अभी मिलने की संभावना
माना जा सकता है। जी जी, और घायलों की संख्या के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या घायलों की संख्या भी बढ़ी है? देखिए, नाव पलटा है। नाव पलटने से निश्चित तौर पे खरोच और दब जाने से नाव जब भी पलटता है तो उसके साथ में सीधे तौर पे दबने की ही बात ज्यादा खास करके आती है। जी। और उसमें कुछ लोग चोटिल हैं जिनकी हल्की फुल्की चोट लगी है, कोई खास नहीं है, लेकिन पानी अंदर जाने से कई लोगों का थोड़ी सी दिक्कतें आई हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो चोटिल जिस तरीके से चाहिए वो चोटिल लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे पानी जो कि पेट में जाने के बाद में गंभीर अवस्थाएं हो जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, अचेतावस्था की स्थिति हो जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन सबसे अहम है कि अभी भी 80 लोग भले सुरक्षित निकले हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अचेतावस्था की स्थिति में हादसे की शिकार हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अचेतावस्था होना तो लाजमी है ही। जी, जो लोग बचाए गए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जो नाव है उसमें कितने लोग सवार थे, उनके बारे में कोई जानकारी उन्होंने दी हो? देखिए, नाव पे जब सवार जितने भी लोग होते हैं सबके मन में एक ही बात होता है कि जल्द से जल्द हम उस पार जा करके अपनी कामों को ढूंढ लें और काम करें। लोग उस समय अगर देखा जाए तो गिनती की आंकड़ा नहीं देख पाते हैं। नाविक का भी यही कहानी होती है कि उन्हें 10 रुपया ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग भरे रहते हैं। थोड़ी सी भी अगर जगह दिखाई देता है तो वहां पर किसी न किसी सवारी को बैठा लेते हैं, और यही एक हादसा का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि चारों तरफ से नाव में पुलिस सवार बैठ चुके थे, और बैठने के कारण ही नाव जैसी बीच मझधार में जाता है और उसी समय वो नाव दब जाता है। दबने के कारण ही वो सारा, चूंकि एक साइड होने के बाद में वो पलटने के बाद में ही सीधे कई लोग उसमें दब गए थे, जिसको धीरे धीरे लगभग वहां पे एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच करके निकालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कई लोग अभी भी अचेतावस्था की स्थिति में पड़े हुए हैं। वहां पर जो खास करके बीच में जो लोग बैठे हुए थे उन्हीं लोग की मौत होने की बातें कही जा रही है। इस तरीके से बता रहे थे जो नाविक और खास करके जो नाव पर सवार थे, उन लोगों ने यही बयान दे रहे हैं कि जो बीच में लोग बैठे हुए थे वही लोग सबसे ज्यादा घायल है और डूबे हैं। तो ये कहा जा सकता है बीच एक ऐसा जगह है जहां पर निश्चित तौर पे ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में लोग वहां बैठा करते हैं और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा डूबने की संभावना है। लेकिन एक उसी बीच में अच्छी खबर है कि 80 लोग को वहां पर बरामदगी कर ली गई है। 80 लोग वहां से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है कि 80 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बिहार के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। स्वास्थ्य सेवाओं पर बिहार की जीडीपी का 8 से 10% खर्च होगा। स्वास्थ्य का अधिकतर कानून, गांव और अति पिछड़े इलाकों के लिए मोबाइल अस्पताल। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 60 लाख की लूट हुई है। बैंक के एटीएम वैन से 60 लाख रुपए लूटे गए हैं और आतंकियों ने कैश वैन से 60 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बड़ी लूट, शोपिया में 60 लाख रुपए की लूट हुई है। एटीएम वैन को लूटा गया है, 60 लाख रुपए लूटे गए हैं। आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 60 लाख रुपए की लूट हुई है जम्मू कश्मीर के शोपिया में। ये बड़ी खबर, 60 लाख की लूट हुई है और आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लगातार जिस तरीके से आतंकियों की कमर तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल कर रहे हैं, उसी से बौखलाए हुए आतंकियों को जिस तरीके से पाकिस्तान से मदद पहुंचाने की बातें सामने आती थी, अब वो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं और इसी वजह से अब आतंकियों को इस तरह की वारदात को अंजाम देना पड़ रहा है।
एक वैन को लूटने का काम आतंकियों ने किया। एटीएम वैन से 60 लाख रुपए की लूट की गई। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने आ रही है, जहां पर 60 लाख की लूट हुई है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां पर शोपियां में किस जगह पर इस वैन से लूटपाट हुई है? ये शोपियां का जो J&K बैंक की ब्रांच है, मोहल्ला नियर जो इलाका पड़ता है शोपियां के अंदर, वहां जम्मू कश्मीर के बैंक की वैन से 80 लाख की लूट जो है वो हुई है। अब आतंकी जो है जिस तरह से लगातार सुरक्षा बल उनको निशाना बना रहे हैं, आए दिन आतंकी और उनके कमांडर जो है मारे जा रहे हैं, उसको लेकर आतंकी जो है उनमें कहीं ना कहीं खौफ है। और फंडिंग की कमी जो है, क्योंकि जिस तरह से NIA लगातार रेड कर रही है हवाला मनी को लेकर, और पाकिस्तान से भी जो है अब आतंकियों की खेप जो है बिल्कुल कम आ रही है, क्योंकि सुरक्षा बल LOC और IB पर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के चलते आतंकियों को अब पैसे की कमी खलने लगी है, और इसी की वजह से अब आतंकी ऐसी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। और ये मामला सामने आया है यहाँ शोपियां का जम्मू कश्मीर बैंक जो है वहां पर जो है 80 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है, और पुलिस ने वहां पर जो साक्ष्य है उनको खंगाल लिया है, और जल्द ही इन आतंकियों की जो है धरपकड़ की जाएगी। जी रविंद्र, ATM वैन का ड्राइवर और एक सुरक्षाकर्मी भी उस वैन में मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी लूट, कितने आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, और कौन से आतंकी संगठन से वो जुड़े हुए थे? जी देखिए, ये जो आतंकी आए हैं इनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, और इन्होंने गन पॉइंट पे जो है इस लूट को अंजाम दिया है। हालांकि वैन के साथ जो है ड्राइवर भी होता है, गनमैन भी होता है, और एक सहायक जो है ड्राइवर का वो भी होता है, लेकिन आतंकी जो है उनकी संख्या ज्यादा होने के चलते और उनके पास जो है जो अत्याधुनिक वेपन जो है, जिसमें AK-47 है, AK-46 है, ऐसे हथियार जो है आतंकियों के पास होते हैं। और इसी का डर दिखाकर आतंकियों ने जो इस लूट को अंजाम दिया है, और अब यही आशंका है कि जल्द से जल्द जो है इन आतंकियों को धर पकड़ लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर से जो है आतंकी ऐसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे, इसके लिए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम जो है वो करने होंगे। जी रविंद्र, वैन के ड्राइवर या गनमैन का कोई बयान सामने आया है? जी अभी उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है, और जल्दी खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो है ड्राइवर और कंडक्टर जो है और गनमैन जो है उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिरकार किस प्रकार जो है लूट हुई, और क्या उनके जो जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया है, क्या उनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने आ पा रही है। ये अभी पूछताछ जो है वो चल रही है, लेकिन पहली जो खबर देखा जाए तो जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 80 लाख की लूट जो है जम्मू कश्मीर बैंक की वैन से हुई है। जी, और इसके अलावा इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि कौन से आतंकी संगठन से जुड़े हुए वो लोग थे? जी देखिए, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अलबत्ता पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जाए। लेकिन अभी भी जो है कहा जाए कि इसके बाद से जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो लगातार कहें तो सुरक्षा को लेकर उनको अब बड़े स्तर पर बात करनी होगी, क्योंकि जब भी खास करके दक्षिण कश्मीर की बात करें तो वहां पर आतंकियों का बोलबाला रहता है। और खास करके दक्षिण कश्मीर में जब भी कोई वैन अपना पैसा ट्रांसफर करने बैंक जाए या ATM जाए, तो उसके साथ जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने चाहिए, ताकि वहां पर आतंकी जो है वो लूटपाट ना कर पाए। क्योंकि जिस तरह से अब आतंकियों के पास पैसे की कमी जो है वो साफ झलक रही है, उसी के मद्देनजर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में आतंकी रहते हैं। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये बड़ी वारदात को अंजाम आतंकियों ने दिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वो जहां में मीडिया से रूबरू होते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यह कहा है कि दोनों गठबंधन जिस तरह से चप्पल पत्थर गाली गलौज पर उतर आए हुए हैं और बिहार के वोटर कंफ्यूज होने लगे हैं, ऐसी स्थिति है कि कोई बैक फॉरवर्ड में लगे हैं और कोई हिंदू मुसलमान में लगे हैं जो बिहार के मुद्दों से बिल्कुल हटकर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों गठबंधन बिहार के मुद्दों से हट करके बाढ़, मक्का, गन्ना पर कोई भी चर्चा नहीं करते हैं और मधुबनी की
ईख पर भी कोई चर्चा करना उचित नहीं समझता है। मोतिहारी की चीनी मिलों, दुग्ध उत्पादन, दरभंगा के दाल और चीनी मिल पर कोई न तो चर्चा की जा रही है और न ही किसानों से जुड़े हुए इन मुद्दों के लिए, इन मुद्दों के हल के बारे में कोई सोच रहा है। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक है और उससे पहले पटाखों को लेकर के एनजीटी में फैसला आ जाएगा। पटाखे फोड़े जाएंगे या नहीं, इस पर आज फैसला होना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एनजीटी ने 8 राज्यों को नोटिस जारी किया था। 8 राज्यों के नोटिस में यूपी भी शामिल है। सुनवाई में 16 और राज्य शामिल किए गए हैं। ये बड़ी खबर, सुनवाई में ये 16 राज्य अपना पक्ष रखेंगे। पटाखों को लेकर के आज एनजीटी में फैसला होना है, पटाखे जलाए जाने हैं या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान में पहले ही पटाखों पर बैन किया जा चुका है। पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे इस बार। दिल्ली में हालांकि ग्रीन पटाखों को लेकर के इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन राजस्थान में पटाखों पर बैन लगा दिया गया। और इसके अलावा और भी कई राज्य सरकारें जो है वो इस पर विचार कर रही हैं कि पटाखों पर बैन लगाया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले एनजीटी में आज सभी सरकारों को अपना पक्ष रखना होगा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से राज्य इस सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे और क्या कुछ फैसला आने की उम्मीद एनजीटी की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पहले ही पटाखों को बैन कर चुकी है और वहां पर सिर्फ ग्रीन जो पटाखे हैं उनकी इजाजत दी गई। देखिए बिल्कुल लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो आज बैठक होनी है उसके अंदर यही देखा जाएगा कि पॉल्यूशन को स्तर को कंट्रोल करना है। कोरोना जैसी महामारी है उनको भी कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन का स्तर जब बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है, इसके अंदर अगर पटाखों की परमिशन मिलती है तो वो कौन से पटाखे होंगे ये भी स्पष्ट करना है, क्योंकि ग्रीन लेवल जो ग्रीन पटाखे हैं उनकी ही परमिशन दी गई है। पिछली बार भी ग्रीन पटाखों की परमिशन दी गई थी क्योंकि पॉल्यूशन उस टाइम पे भी बढ़ा था और इस वक्त भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है। और कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखों के साथ साथ ये देखना होगा कि किस तरीके के वो पटाखे हैं और कैसे कितना पॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर जो ग्रीन पटाखे हैं वो किस लेवल तक पॉल्यूशन फैलाते हैं। मगर इसी को लेकर ही कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे गोपाल राय, वो कहीं ना कहीं मार्केट सदर बाजार के अंदर आए थे और उन्होंने जाकर मुआयना किया था कि किस तरीके के पटाखे मार्केट में। जी, वो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा फैसला आज हो सकता है कि दिवाली पे क्या पटाखे जलाए जाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पिछले 15 सालों में इस अहंकारी सरकार ने शिक्षा को नष्ट कर दिया और रोजगार के नाम पर आश्वासन बांटती रही। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रचार चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को किशनगंज में रैली को संबोधित किया है। उन्होंने यहां पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, कोई किसी को देश से नहीं निकाल सकता। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि कौन दुष्प्रचार करता रहता है, कौन किसको देश से बाहर निकालेगा। इस देश में किसी में दम नहीं है कि लोगों को बाहर कर दे। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि हमने इस समाज में एकजुटता का माहौल पैदा किया है। कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में झगड़ा चलता रहे, लोग भाईचारे के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिहार में पूर्णिया के जलालगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी आफाक आलम के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि चुपचाप हाथ छाप यानी आफाक आलम को अपना मत देकर भारी मतों से
विजय बनाने की अपील उन्होंने की है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी और एक साथ 10 लाख युवा को सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे। जीवन खुशहाल हो जाता है, सरकारी नौकरी मिलने पे सुरक्षित हो जाता है। और देश के किसी भी सरकारों में एक साथ 10 लाख नौकरियां नहीं दी। यहाँ के सिपाही भाई हैं, सरकारी कर्मचारी भी होंगे। नीतीश जी ने फरमान निकाल दिया कि 50 साल में रिटायर कर दें। नीतीश जी ने नोटिफिकेशन निकाला बीजेपी की सरकार ने कि जितने सरकारी कर्मचारी होंगे उनको 50 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। बताइए, इनका परिवार नहीं है, पेंशन पे घर चला पाए, पेंशन भी समय पे नहीं मिलता। हमारी सरकार आएगी तो इनकी उम्र अवधि को रिटायरमेंट के बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार में कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं होगा, सब नियमित होंगे और सब पक्की नौकरियां। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम सिर्फ इतना बताइए कि जमाखोर अपने हिसाब से यूपी को चला रहे हैं, आखिर इस पर रोक कब लगेगी। रोजगार के मामले में यूपी सरकार विफल रही है। मंत्री को देश की जनता को यह बताना चाहिए, खासकर बिहार की रैली में, कि कितने फ्लॉप और कितने फेल मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी केवल ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है, जमाखोर अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। आलू 40 रुपया किलो है, प्याज 60 रुपया किलो है, टमाटर की स्थिति वही कमोबेश है। आखिर इस पर नियंत्रण कब लाएंगे मुख्यमंत्री? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए संशोधन बिल पास करने के बाद ईडी और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कैप्टन और उनके परिवार को जारी नोटिसों की टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। जंतर मंतर पर अपने धरने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि उनके पुत्र रणेंद्र को ईडी के नोटिस के अलावा उन्हें और उनकी पत्नी परनीत कौर को आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हुए हैं। सरकारी काम में उदासीनता और अनियमितता के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और वाराणसी के उपायुक्त को निलंबित करने का आदेश दिया है। दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ अब विभागीय जांच होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से बुधवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। निलंबन का आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मंडल को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और निलंबन अवधि में निलंबित अधिकारी ग्राम्य विकास लखनऊ से संबंध रहेंगे। यूपी के हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के छबौली गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए सड़क जाम कर दी। परिजनों का यह कहना है कि युवक की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर ही शव को रख करके जोरदार हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।